हेलो बच्चे लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज के बायोलॉजी का लेक्चर 8। तो हम लोगों ने भाई ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और उसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ भी लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी जाके पढ़ लो और नोट्स बनाना जरूरी है भाई, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज कैसे करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का और ये कम से कम 3 से 5 मार्क्स का आता है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं, जो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो कैसे रिमूव हो रहे हैं, कैसे बन रहा है हमारा यूरिन। आज हम लोगों को ये सारी चीजें जाननी है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें से यार एनर्जी बन रही है, एनर्जी मिल रही है हमें और साथ में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। पर हमारे साथ साथ उसके साथ साथ क्या बन रहा है, उसके साथ साथ कुछ हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं। उन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से बहुत सारी एनर्जी भी निकल रही है, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। अब भैया हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हम लोग को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? थ्रू एक्सक्रीशन हम लोग अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे एनर्जी भी निकल रही है और हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी निकल रहे हैं। और उन यूजफुल सब्सटेंसेस के अलावा जो हमें और चीज मिल रही है वो है टॉक्सिक वेस्ट, है ना, जिसको हम लोगों को अपनी बॉडी से निकालना है। वरना अगर वो हमारी बॉडी में रहा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी अगर उसका एक्यूमुलेशन होने लग गया उस टॉक्सिक वेस्ट का। तो चलो, The number of biochemical reactions takes place during the various metabolic activities। जैसा कि बताया, बहुत सारी metabolic activity के दौरान बहुत सारी biochemical reactions हो रही होती है हमारी बॉडी में, है ना। अब इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस बनते हैं और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी यूज हो जाएगी, हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस यूज हो जाएंगे। पर यार जो टॉक्सिक वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? उसको तो हम लोग को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। एट द सेम टाइम मेनी अदर थिंग्स हैपन सच एज, पहला हमारा क्या बनेगा? टॉक्सिक वेस्ट बनेगा और क्या होगा? हमारे वाटर का लेवल या तो कभी ज्यादा हो जाएगा या तो कभी कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ये भी एक हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल चीज है कि वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है। और हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस को भी बैलेंस करना जरूरी है। अगर आयंस हमारी बॉडी में बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी बहुत कायदे से फंक्शन कर पाएगी, बहुत प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। तो आयनिक बैलेंस इन द बॉडी में भी डिस्टर्ब, तो आयनिक बैलेंस भी क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है भाई। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये 3 चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ये 3 चीज ना हो, ज्यादा एक्यूमुलेशन ना हो इनका, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर इनका एक्यूमुलेशन हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो जाएगा और ये हमें एक एज अ पॉइजन काम करेगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी और हम धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो ये बहुत एसेंशियल है कि ये वेस्ट को हम लोग अपनी बॉडी से क्या कर दें? रिमूव कर दें। अगर हम लोग ने रिमूव नहीं करा और एक प्रॉपर आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करें, अब जब हमारी बॉडी में ये प्रॉपर आयनिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, ये प्रॉपर वाटर का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। कि हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस और आयनिक बैलेंस क्या है? एकदम सिमिलर है, मतलब हमारी बॉडी में जितना चाहिए था उतना प्रॉपर है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और रिमूवल को बोलेंगे टॉक्सिक और अनवांटेड वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। कि हमारे पास जितने भी अनवांटेड वेस्ट था और टॉक्सिक वेस्ट का उसको हम लोग ने रिमूव कर दिया, तो उसको हम लोग ने क्या बोला? एक्सक्रीशन, ठीक है। अब जैसे कि बताया कि हमारी बॉडी में जब भी मेंटेनिंग होगी राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। भाई बहुत बार पूछा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, डेफिनेशन याद करके जाना, 1 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है।
अब आगे की बात करें भाई, क्या हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के वेस्ट बनते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट बनते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं फीकल वेस्ट हो गया, एक यूरिन हो गई है ना, और स्वेट के फॉर्म में हमारे वेस्ट निकलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। अगर टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात करें, सबसे पहला वेस्ट जो सबके दिमाग में आता है दैट इज CO2, है ना, दैट इज CO2। तो वो कौन सा वेस्ट है? रेस्पिरेटरी वेस्ट है। वो क्या, कौन सा वेस्ट है? हमारा रेस्पिरेटरी वेस्ट है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या लिबरेट करेंगे? एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग को क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जिससे एनर्जी निकलेगी और क्या निकलेगी? CO2, ठीक है। अब CO2 को बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। देन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं कुछ हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजनस होते हैं। जैसे पहला इज अमोनिया। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू ही रिमूव हो सकता है। जब खूब सारा पानी होगा तब अमोनिया आराम से रिमूव होगा। बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट है अमोनिया। तो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड। ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन कर रहे हैं अमीनो एसिड्स का, और इट इज हाईली टॉक्सिक। जैसा कि बताया, ये कैसा होगा? बहुत ही टॉक्सिक होगा, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे अमोनोटेलिक। उनको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। और जो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म। उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म। अच्छा, ये आ सकता है, बहुत सारे टाइप है। यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक क्या होते हैं? यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक क्या होते हैं? यूरियोटेलिक हो गए जो यूरिया सिक्रीट करेंगे, और अमोनोटेलिक हो गए जो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, है ना। तो ये ज्यादातर किस में मिलते हैं? हमारे वाटर लिविंग में, मतलब एक्वाटिक में। तो हमारे हाइड्रा हो गई, बोनी फिश हो गई, टील्ड एम्फीबियंस हो गए, तो भाई पानी में रहेंगे, इनके पास पानी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ये आराम से अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं। तो अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक। याद रखना, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। और इसके रिमूवल के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारा दूसरा टाइप हमारा नाइट्रोजनस टाइप में आएगा, दैट इज यूरिया। कौन सा आएगा? यूरिया। अब देखो यूरिया क्या है? यूरिया भी बहुत कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो वर्टिब्रेट्स में भी मिलता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी मिलता है, ठीक है। कम बनता है, ये लिवर के द्वारा बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड CO2। तो अमोनिया और CO2 मिलके क्या बना रहे होते हैं? यूरिया बना रहे होते हैं। ये भी पॉइजनस है, एंड अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड टू अ सर्टेन लेवल कॉजेज डेथ। अब इसकी लेवल ज्यादा हुई ब्लड में तो हमारी डेथ भी हो सकती है ना। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू किडनी। तो हमारी बॉडी में कैसे एक्सक्रीट आउट है? किडनी के थ्रू। किडनी क्या बना रही है? यूरिन बना रही है और उसमें हमारे बॉडी से बाहर निकाल रही है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बॉडी सॉल्युबल है इन वाटर में, और इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में कैसे निकल रहा है? यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। द रिमूवल ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। उसको क्या बोलोगे? यूरियोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहा है उसको क्या बोलोगे? यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड होगा, सॉरी, ये क्या होगा? यूरियोटेलिक, ठीक। अभी हम लोग ने कौन कौन सा पढ़ा? एक हम लोग ने पढ़ा अमोनोटेलिक, ग्रीन कलर। एक हम लोग ने पढ़ा अमोनोटेलिक, एक हम लोग ने अभी पढ़ा यूरियोटेलिक, और एक हम लोग पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। अब ये तीन पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक। तो अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया रिलीज करेंगे। ये क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया रिलीज करेंगे, अमोनिया, ठीक है।
यूरिकोटेलिक यूरिया रिलीज करेंगे, यूरिया, और यूरिकोटेलिक यूरियोटेलिक यूरिया रिलीज करेंगे, और यूरिकोटेलिक क्या करेंगे, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो भाई 1 मार्क्स में डिफरेंशिएशन में आ सकता है, डिफरेंशिएट करो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, मतलब अमोनोटेलिज्म क्या है, यूरियोटेलिज्म क्या है। तो आपको बताना है कि अमोनोटेलिज्म क्या है, रिमूवल ऑफ अमोनिया, और यूरियोटेलिज्म क्या है, रिमूवल ऑफ यूरिया। ठीक है, अब यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक अमंगस्ट ऑल द 3 नाइट्रोजनस बेस। तीनों में सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है, हमारे यूरिक एसिड है। ठीक है, इट इज द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन इंसेक्ट्स। कहां पे है, इंसेक्ट्स में है, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, एंड डेजर्ट एनिमल्स में है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, अब भैया रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिज्म, और जो एनिमल रिमूव कर रहा है यूरिक एसिड को, एक्सक्रीट कर रहा है, उसको बोलोगे यूरिकोटेलिक। ठीक, तीनों याद रखना, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमोनो, यूरियो, यूरिको। ठीक है, तीनों को याद रखना, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ज्यादातर 1 मार्क्स में डिफरेंशिएशन में। तो अगर तुम लोग बता दोगे तो बहुत इजी काम है भाई। चल, अब बाइल पिगमेंट्स, हमारी बॉडी में बाइल जूस बन रहा है ना, उसमें क्या होगा, दीज आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड ब्लड आरबीसीज। तो ये जो आरबीसीज डेड हो गई हैं, उनका जो हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन से होता है। द लिवर सेल सिक्रीट्स देम इनटू द बाइल जूस। लिवर सेल ने क्या करा, उसको बाइल जूस में डाल दिया और poured into the duodenum में चला गया। These pigments give feces their yellowish brown color। अब ये duodenum में गया है, duodenum में fecal waste बनेगा और ये fecal waste को yellow color provide करेगा। Some of the such pigment are excreted in urine। और कुछ पिगमेंट केस में भी एक्सक्रीट होता है, यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है ना। अब एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर विटामिन, तो एक्सेस सॉल्ट में कौन सा बहुत ही कॉमन सॉल्ट है ना, दैट इज NaCl। और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, वो कैसे एक्सक्रीट होंगे, वो भी एक्सक्रीट हो जाएंगे थ्रू स्किन, हमारी स्किन के थ्रू हो जाएंगे। सॉल्ट्स आर मेनली गिवन आउट बाय द किडनी। तो सॉल्ट्स कैसे आउट होंगे, किडनी के द्वारा। और वाटर जो एक्स्ट्रा है, जो हमारा स्वेटिंग के फॉर्म में विद सॉल्युबल सॉल्ट्स, वो निकल जाएगा स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, अब वाटर क्या है, हम लोग जानते हैं 65% ऑफ बॉडी वेट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का 65% क्या है, वेट है, वाटर का वेट है। ठीक है, बट इफ इट एक्सीड्स अ नॉर्मल लिमिट इट मेक लीड टू सीरियस डिसऑर्डर्स। अब इससे ज्यादा हो गई तो सीरियस डिसऑर्डर्स हो जाएगा, ओडिमा हो जाएगा। अब उसमें क्या हो जाएगा, पफीनेस आ जाएगी आपके आईज के अराउंड, उसमें लिक्विड्स फिल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। वाटर इज टेकन इन विद फूड एंड सम ड्रिंक्स एट टू। अब वाटर हम लोग कैसे कैसे लेते हैं, खाने के साथ ले लेते हैं। खाने में खाना बना रहे हैं, उसमें पानी की जरूरत है, पानी उसमें आ गया। फिर पी रहे हैं पानी, तो ऐसे आ गया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भाई खा पी तो रहे हैं, उसके बाद जब फूड टूट रहा है, उसके ऑक्सीडेशन से भी क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो वाटर इज एलिमिनेटेड अलोंग विद यूरिन, स्वेट, फीसेस एंड एक्सपायर्ड एयर। तो थोड़ा सा जब हम लोग एयर भी एक्सपायर्ड करते हैं, उसमें भी थोड़ा % ऑफ वाटर वेपर होता है, उसमें भी थोड़ा % ऑफ वाटर वेपर होता है। अब अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की ऑर्गन्स की बात करें, तो आप एक जान गए हो, एक तो होगा स्किन, एक होगी किडनी, एक होगा हमारा क्या, लिवर, है ना। तो 3 तो आप जान चुके हो, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। तो एक लिवर हो गया, एक किडनी हो गई, वहां लंग्स लिखना भूल गई थी, एक स्किन हो गई और एक लंग्स हो गया। 3 तो हो गए भाई, ये 3 तो आराम से आप समझ जाओगे, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में, पर एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बनाता है ना। जो हमारा क्या होता है, हमारा किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने 7th या 8th क्लास में। ठीक है, अगर लंग्स की बात करें
तो लंग्स क्या है, एक्सक्रीशन के लिए यूज हो रहा है। किसके एक्सक्रीशन के लिए, CO2 के एक्सक्रीशन के लिए। जो हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम लोग CO2 बना रहे हैं, जब हम लोग अपना फूड तोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो उसमें जो हमारा CO2 बन रहा है, उसकी वजह, वो CO2 जब ब्लड मतलब ब्लड से हमारे लंग्स तक जाता है और लंग्स उसको बाहर निकालता है ना, ठीक। फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जब प्रोड्यूस हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। फिर वाटर इन विच इट गेट डिसॉल्व, CO2 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लंग्स इज रिमूव बाय द एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब वाटर जो है वो एक्सहेलेशन के दौरान थ्रू, जब हम लोग ब्रीथ कर रहे होंगे तब निकल जाएगा, ठीक है। अब स्किन की बात करें तो स्किन क्या एक्सक्रीट करती है, स्किन हमारी यूरिया एक्सक्रीट करती है, सॉल्ट एक्सक्रीट करती है और एक्सेस वाटर। हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर है वो हमारी स्किन ज्यादातर रिमूव कर देती है जब भी हम लोग स्वेटिंग के टाइम पे। बाय मीन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, तो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स है, उनके थ्रू वो क्या कर देती है, उसको स्वेट बना के भगा, मतलब हमारी स्किन से उससे हटा देती है बॉडी से। देन किडनीज की बात करें, किडनीज हमारा क्या रिमूव करती है, लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी आर द पार्ट ऑफ अ सेट, किडनी आर द पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स नोन एज यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिन बना रहे हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, यूरिनरी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारा लिवर, लिवर क्या करेगा भैया, हमारा जो यूरिया है उसको रिमूव करेगा, बाइल पिगमेंट्स है उसको रिमूव करेगा और टॉक्सिक्स को यूज करेगा, जितने भी टॉक्सिन है उसको फीकल वेस्ट में रिमूव कर देगा, है ना। फीकल वेस्ट ड्यूडेनम में जाके पोर कर देगा, ड्यूडेनम उसको फीकल वेस्ट में मिक्स करके रिमूव कर देगा। तो हमारा जो हम लोग जानते हैं कि लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये साथ साथ डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड भी है, ये हम लोग को डिटॉक्सिफाई भी करती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी हटाती है ना। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हटाने का काम किसका है, लिवर का काम है, और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने ये हमेशा पढ़ा है ना कि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है। उनसे यूरेटर्स निकलते हैं, उनसे यूरेटर्स निकल रहे हैं दोनों से, फिर वो यूरेटर्स जाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की ओपनिंग से वो पास आउट हो जाते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने सबने पढ़ाया ऐसे। फिर हम लोग ये जानते हैं उनमें आर्टरीज भी आती हैं, वेन्स भी आती हैं। तो जो आर्टरी आएगी उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और जो वेन आएगी उसको बोलेंगे रीनल वेन। ये रीनल आर्टरी हो गई, ये रीनल आर्टरी हो गई, और रीनल वेन दूसरे कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से बना देते हैं क्योंकि ब्लू से हमने वो बना दिया है। और ये जो आएगी ये हो जाएगी हमारी रीनल वेन, रीनल वेन, है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है अभी तक। चलो बात करते हैं, तो 4 पार्ट्स होंगे इसमें। पहला हमारा किडनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यूरेटर्स, यूरेटर्स दोनों एक अलग अलग किडनी से निकलता हुआ, 2 हैं, एक पेयर है पूरा। देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। भाई आप लोगों में लेबलिंग करने को आता है तो लेबलिंग भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हो गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, है ना। तो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। देखो, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली अब ऊपर होती है एज कंपेयर टू राइट किडनी। राइट किडनी के स्लाइटली ऊपर होगी एज कंपेयर लेफ्ट वाली एज कंपेयर टू राइट वाली, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड होता है लिवर, राइट साइड पे क्या होता है, लिवर होता है, जो किडनी को क्या कर रहा होता है, सप्रेस कर रहा होता है, नीचे की तरफ ढकेल रहा होता है। तो ये थोड़ी नीचे होती है, ये थोड़ी ऊपर, ये थोड़ी ऊपर और ये थोड़ी नीचे, है ना। तो ये थोड़ी ऊपर होगी और ये थोड़ी नीचे होगी। चलो किडनीज की ही बात करनी है। अगर किडनीज की बात करें तो क्या है, बीन शेप्ड है, पहली चीज
कैसी है, बीन शेप्ड है। कौन से कलर की है, कलर है रेडिश ब्राउन, है ना, स्लाइटली फ्लैटेंड ऑर्गन है। और हर किडनी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3.5 सेंटीमीटर थिक। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। दे आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन्स के ईदर साइड पे, ठीक। अब मैंने जैसा कि बताया कि लेफ्ट किडनी क्या होगी, स्लाइटली ऊपर होगी एज कंपेयर टू राइट किडनी, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे होता है लिवर, राइट साइड पे क्या है, लिवर है, जो किडनी को क्या कर रहा है, नीचे की साइड थोड़ा सा सप्रेस कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द नॉच ऑफ ईच किडनी अराइजेस अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स। अभी बनाया था कि नॉच से क्या निकल रहे हैं, 2 यूरेटर्स निकल रहे हैं, और connects behind with the urinary bladder in the form of in the lower area of the abdomen। अब कहां जाके मिलना है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलना है, लोअर एब्डोमेन एरिया में। The urine produced in the kidney constantly flow through the ureters and get collected in the urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वो स्ट्रेच होता है, वहां पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई यू कैन पी नाउ, है ना, अब आप पी कर सकते हैं। A sphincter guards the opening of the bladder into the urethra and relaxed at the time of urination। तो एक स्फिंक्टर लगा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के एंडिंग पे लगा होता है, सॉरी यूरेथ्रा के एंडिंग पे लगा होता है, जो बंद होता है जब तक हम लोग यूरिनेशन नहीं कर लेते। और बच्चों में यही वो स्फिंक्टर हम लोग मतलब बचपन में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसीलिए कभी भी पी कर देते थे। चलो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का कैसा है, किडनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ थिन शीट ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल। तो हमारी जो आप ये किडनी देख रहे हो, इस किडनी में ये देखो वाइट फाइब्रस टिश्यू की एक लेयर है जिसको हम लोगों ने बोला है कैप्सूल। ये देखना, इसको मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, इसको क्या बोला है हम लोगों ने, कैप्सूल। ये है हमारी कैप्सूल, ठीक है। फिर in each kidney about 1.5 million highly coiled tubules called uniferous tubules या nephron। अब भाई हम लोग जानते हैं nephron is the functional unit of kidney, functional and structural unit of kidney। तो अब nephron का दूसरा नाम क्या हो गया, यही लिख लो, nephron का दूसरा नाम is uriniferous tubules। क्या हो गया, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे किसका नाम हो गया, नेफ्रॉन का ही नाम हो गया। तो 1.25 मिलियंस होते हैं। अब दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है, वैसे ही इसमें हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स है, ठीक है। The each uriniferous tubules is blind at one end, एक end पे close है, and open at the other end where it is opens into the collecting tube। अब एक end पे तो ये बंद है और दूसरे end पे क्या है, खुली है, और वहां जहां से खुली है वहां पे क्या कहां पे मिल रही है, कलेक्टिंग ट्यूब पे मिल रही है। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब भी बताती हूँ, बाकी फिर हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखो एक ब्लाइंड एंड है ना, वो तो ओपन है ही नहीं। एक है हमारा ओपन एंड, ये कलेक्टिंग डक्ट बनाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, और ये हमारा ब्लाइंड एंड है, ठीक है। अब all the nephrons are held together by a connective tissue. These are also present in a large number of blood vessels, lymph vessels and nerve fibers। तो यहाँ पे खूब सारे lymph vessels भी हैं, blood vessels भी हैं और nerve fibers भी हैं, सारी चीजें इधर हैं, ठीक है। अब each kidney is made up of two main regions। आप लोगों में 3 नहीं है, 2 main regions, that is
आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर वाला कॉर्टेक्स, ये सपोज ये किडनी है, ये हमारी प्यारी सी किडनी है। तो आउटर क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स, आउटर इज कॉर्टेक्स, और इनर वाला पार्ट इज मेड्यूला, इनर इज मेड्यूला, है ना। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। फिर द कॉर्टेक्स इज द ग्रैन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारा जो कॉर्टेक्स आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है वो कैसा है, ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। The cortex and medulla are composed of masses of tiny tubules called nephrons. तो cortex में भी nephrons हैं और हमारे कहाँ पे, medulla वाले region में भी nephrons होते हैं। Several cone-shaped renal pyramids form the renal medulla. अब देखो यहाँ पे आपको cone shape दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, ये है हमारे renal pyramids, renal pyramids जो हमारा क्या बना रहे हैं, renal कॉर्टेक्स बना रहे हैं। These renal pyramids are aligned with their base towards the cortex. अब देखो यहाँ पे ये aligned है पूरा, और कॉर्टेक्स की तरह, कॉर्टेक्स से बाहर निकल लेंगे, हो जाएगा हमारा पेल्विस रीजन। ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट हो गया पेल्विस रीजन, ठीक है। अब नेफ्रॉन की बात करें, तो अगर हम लोग नेफ्रॉन की बात करें तो हमारा जो नेफ्रॉन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, मेनली तो 4 पार्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। दैट इज हमारा पहले हो गया ग्लोमेरुलस, फिर हमारा हो गया एक हमारा बोमेन्स कैप्सूल हो गया, देन हमारा पीसीटी हो गया, देन लूप ऑफ हेनले हो गया, देन हमारा डीसीटी हो गया, ठीक है। तो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन इज हाईली क्वाइल्ड, पहले जान लो, बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज ब्लाइंड एट वन एंड, पीछे बताया, एक एंड से क्या होंगे, ब्लाइंड होंगे, और दूसरे एंड से क्या होंगे, ये खुले हुए होंगे। तो उसके कितने पार्ट्स हैं, पहला है बोमेन्स कैप्सूल, पहला है बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। भाई इसके बाद ना जो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम लोग को यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 3 स्टेप्स हैं, तीनों बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबलिंग करने को आता है तो दिमाग से सोचना, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, देन लूप ऑफ हेनले हो गया। अब लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया डिसेंडिंग लूप, डिसेंड, स्पेलिंग शायद से गलत ना हो जाए, इस हाँ गलती है वैसे तो, हाँ डिसेंडिंग लूप, और एक हो जाएगा असेंडिंग लूप, एक हो गया डिसेंडिंग लूप, एक हो जाएगा असेंडिंग लूप, ठीक है। हमारा लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, डिसेंडिंग और असेंडिंग। फिर लास्ट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। एक है पीसीटी और एक है डीसीटी। पीसीटी बोमेन्स कैप्सूल के पास होता है इसलिए उसको पीसीटी नाम दिया गया, और डिस्टल वाला दूर है इसलिए उसको डिस्टल दिया गया है ना। फिर बोमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये एक राउंड कप शेप बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने बोमेन्स कैप्सूल बोला। देखो कुछ ऐसा दिखता है बोमेन्स कैप्सूल हमारा, हम लोग बनाते हैं अपने प्यारे बोमेन्स कैप्सूल को। ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारा क्या, बोमेन्स कैप्सूल। अब सुनो, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, टफ ब्लड वेसल्स होती हैं, एकदम गुच्छा बना होता है ब्लड वेसल्स का, है ना। तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, तो एकदम गुच्छा बना होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल कौन से रीजन में है, पहले ये जानो। बोमेन्स कैप्सूल हमारा कॉर्टेक्स पार्ट में, कौन से पार्ट में है, कॉर्टेक्स बाहर वाले, कॉर्टेक्स बाहर वाले, ठीक है।
अब it is a thin walled or one cell thick cup. It has an internal hollow space which continues into the tubule. एक hollow space है internal और वो आगे कहाँ जाएगा, वो tubule में continue हो जाएगा, PCT बनाएगा, ठीक है. The outer cavity of the capsule is filled with a knot-like intertwined mass of blood capillaries called glomerulus. तो ये जो हमारी blood capillaries हैं, इनको क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस, एक मिनट, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है. अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल तो मिला के हम लोग बोलते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल. क्या बोलोगे, मेल्फिजियन कैप्सूल. तो इन दोनों को बुला के बोलोगे मेल्फिजियन, फिजियन, मेल्फिजियन कैप्सूल. क्या बोला मैंने, बोला कि बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेल्फिजियन, मेल्फिजियन कैप्सूल, ठीक है. उनको क्या मिलोगे, मेल्फिजियन कैप्सूल. आगे बात करते हैं. अब हम लोग बात करेंगे पीसीटी की. हमारे किसकी, पीसीटी की बात करें. पीसीटी क्या है, नियरर टू बोमेन्स कैप्सूल है और बहुत क्या बोलते हैं, क्वाइल्ड है, बहुत क्वाइल्ड है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं पीसीटी. प्रॉक्सिमल मतलब पास, तो पीसीटी, ठीक है. इट इज nearer to the Bowman's capsule and lies in the cortex, giving a dotted appearance in the sectional view of the kidney. तो किडनी के जब हम सेक्शनल व्यू करते हैं तो ये डॉटेड अपीयरेंस देता है, ठीक है. On the basis of the functional difference, proximal convoluted tubule has divided into two parts. दो पार्ट्स, एक पास कॉन्वोल्यूटा, एक पास रेक्टा. देखो कॉन्वोल्यूटा वाला पार्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होगा, बहुत ज्यादा वाइल्ड होगा. और रेक्टा वाला पार्ट क्या होगा, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा. एक वाइल्ड, एक स्ट्रेट, ठीक है. अब बात करते हैं हमारे लूप ऑफ हेनले की. तो यू शेप होगा, ऐसे मैंने बनाया था अभी, आप लोग को याद हो शायद से, ऐसे करके ये हमारा पीसीटी हो गया, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया और ये हमारा डीसीटी हो गया. तो यू शेप बन रहा है, ये देखो यू शेप है ना. तो ये जो यू शेप है इसको ही बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. इस यू शेप को ही क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले. अब इट रन्स इन मिडुलर एंड टर्न्स बैक टू द कॉर्टेक्स. देखो ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, मेडुला में जा रहा है, वापस कॉर्टेक्स में जा रहा है. कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर मेडुला में, वापस से कॉर्टेक्स में, ठीक है. Continue to form the distal convoluted tubule. अब डिस्टल वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी बनाने के काम आएगा ये. In many species of animal living in desert having highly efficient loop of Henle. तो क्योंकि loop of Henle क्या करता है कि जो हमारा वो बनाए, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बनाए, उससे खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर और हमारा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लूप ऑफ हेनले जो डेजर्टेड एनिमल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है क्योंकि उसमें वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है. खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा अगर उसको पानी ज्यादा दिखा रही यूरिन में, ठीक है. अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें. इट इज द एंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का एंड पार्ट है. इट इज लाइंड विद सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स that are shorter than those in the proximal tubulated tubule. तो हमारे proximal convoluted tubules में जो हमारे क्यूबॉइडल वो होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसमें छोटे छोटे होते हैं. तो इसका ल्यूमेन, इसमें जगह क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ल्यूमेन क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना. सो द ल्यूमेन अपीयर्स लार्जर इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब सुनो,
ये आ सकता है क्वेश्चन कि पीसीटी और डीसीटी में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो ल्यूमेन का डिफरेंस हो गया भाई, उसमें ल्यूमेन की थिकनेस क्या है, कम है, इसमें ल्यूमेन की थिकनेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब द पॉइंट वेयर दिस ट्यूब्यूल कॉन्टैक्ट different afferent atrioles, contact afferent atrioles of renal capsule is called macula densa। अब एक ऐसा पार्ट आता है कि डिफरेंट क्या बोलते हैं एट्रियोल्स कनेक्ट करती है, जो हमारे वुमेन्स कैप्सूल में एट्रियोल्स आ रहे हैं उनको कनेक्ट करने लग जाते हैं, मतलब उनके पास से निकलती है, उनको टच करती है। तो वहां पे उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। सपोज दिस इज द, ये आर्ट्रियोलाई, ठीक। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे डिस्टल बनेंगे, एक इसके आसपास और आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उस रीजन को बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। ठीक, द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन ज्वाइन टू फॉर्म द कलेक्टिंग डक्ट। खूब सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी मिल के हमारा क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, और यही कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करती है यूरिन को जो हमारी किडनी ने फॉर्म करी है, और ट्रांसपोर्ट करती है मेडुलर किडनी तक, किडनी के मेडुला वाले पार्ट तक। ठीक है, अब एक बार बना लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी देख, क्योंकि भाई अगर आप लोग बनाओगे नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, तो याद नहीं रहेगा, तो जल्दी जल्दी बना लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पीसीटी हो गई, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, अब जल्दी से लेबलिंग भी कर लेते हैं इसकी। ये वाला पार्ट हो गया बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा पीसीटी, ये पार्ट हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन ये हो गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब एक बात मेरी बात, जो नीचे उतर रहा है ये ऐसे आ रहा है, दिस इज डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, और जो ऐसे ऊपर जा रहा है दिस इज असेंडिंग लूप। एक हो गया हमारा डिसेंडिंग लूप, एक हो गया हमारा असेंडिंग लूप। देन इधर है हमारा ये क्या, ये है डीसीटी, और इन्होंने फॉर्म कर दी है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है ना। ये हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, तो याद रखना। और यहां पे आएगी हमारी क्या, एक मिनट, हाँ तो यहां पे हमारा आ जाएगा, यहां पे हमारा आ गया टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम लोग ने बोला है बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी जिसको बोला है ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया भाई, स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ के गए तो आप इसके बाद जो हमारा वो बनेगा क्या बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन, आपको वो नहीं समझ में आएगा कौन से पार्ट में क्या हो रहा है ना। तो ये पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं जो हमारे किडनी तक आती है। द रीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ फ्रॉम ईच साइड ऑफ द डोर्सल एओर्टा टू ब्रांच एंड री-ब्रांच अगेन टू गिव राइज टू एट्रियोल्स, आउट ऑफ विच an atriole entered the Bowman's capsule as efferent atriole। बहुत सारे ब्रांच एंड ब्रांच हो रही हैं एओर्टा हमारी, और उसमें से एक एट्रियोल आता है हमारे कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में। तो हमारा जो पिछला डायग्राम था, एक मिनट,
ये तो बोमेन्स कैप्सूल में जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एफरेंट एट्रियोल, 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 और ये वाला हो जाएगा इफरेंट। एक हो गया एफरेंट, एक हो गया एफरेंट। जो अंदर जा रहा है वो एफरेंट, जो बाहर आ रहा है वो इफरेंट। ठीक है। In Bowman's capsule, this atriole breaks, branches into number of capillaries and form a knot-like mass called glomerulus. अब ये जो एफरेंट एट्रियोल गया है ये अंदर और टूटेगा और बंच लाइक स्ट्रक्चर बना देगा कैपिलरीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये जो ग्लोमेरुलस है ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिट हो गया बहुत अच्छी तरह से, और बाहर जब ये निकलेगा वो बनेगा इफरेंट एट्रियोल। वो क्या बनेगा, efferent atriole, break up into secondary capillaries network and surround the renal tubule and unites to the form a vein। अब बाहर जाएगा और वेन बनाएगा। The main function of kidney is to form यूरिन। तो काम क्या है किडनी का, हमारा यूरिन बनाना। अब हम लोगों को यूरेटर्स की बात करनी है। अगर यूरेटर्स की बात करें तो यूरेटर्स क्या है, हमारे दोनों किडनी से निकले एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। Ureters are the pair of long, narrow and whitish tube. Each ureter is about 10 to 12 inches in length. तो हमारा जो यूरेटर है वो उसका डायमीटर जो है लेस देन हाफ इंच है, और उसकी जो लेंथ है दैट इज 10 to 12 इंचेस इन लेंथ है। ठीक है। They extended from kidney to the posterior surface of the urinary bladder. किडनी से एक्सटेंड होंगे, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस पे आएंगे। The upper end of each ureter enters the kidney of its side. अपर एंड कहाँ एंटर करेगा, हमारे किडनी के जो भी किडनी की साइड होगा वो उधर एंटर करेगा। इन किडनी इट एक्सपैंड फॉर्मिंग अ फनल शेप बेसिन कॉल्ड रीनल पेल्विस। अभी बताया था फनल शेप बेसिन बन रही थी ना जब हम लोग ने किडनी का डायग्राम बनाया, तो उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। फिर the ureters enters the bladder through oblique tunnel that function as valve। तो हमारा जो यूरेटर है वो हमारे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में एक ओब्लिक टनल के थ्रू जाता है, जो क्या है एज अ वेल्व काम करते हैं। तो वेल्व का काम क्या है, हमारे बैक फ्लो को रोकना। तो जो यूरिन आ रही है वो वापस ना जाए, उसका रोकने का काम उनका ही हो जाता है। ठीक है। यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक लेके गए। अब यूरिनरी ब्लैडर उसको थोड़े टाइम तक स्टोर करेगी जब तक वो पूरी फिल नहीं हो जाती। इट इज अ पेयर शेप्ड हाईली डिस्टेंसिबल सैक लाइक रिजर्वायर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। तो हमारे कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। इन द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट 3 ओपनिंग, 2 ऑफ यूरेटर्स एंड 1 ऑफ यूरेथ्रा। 3 ओपनिंग है, 2 यूरेटर्स की और 1 यूरेथ्रा की। अब the opening of bladder into the urethra is guarded by a sphincter। मैंने बताया स्फिंक्टर मसल्स है, और वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पर बच्चे उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। It remains closed except when the urine is to be passed out। ठीक है। The urinary bladder serve as reservoir for urine before it's leave the body। तो एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, और कितना होल्ड कर सकता है, 0.5 से 1 लीटर तक ये हमारा यूरिन को होल्ड कर सकता है। ठीक है। इट ऑल्सो एक्सपेल यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर भी निकालता है। यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा क्या है, नैरो ट्यूब है लीडिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर, बाहर की साइड निकलेगा। ठीक है। फीमेल्स में ये 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये डायरेक्टली बाहर ही आउटसाइड ही ओपन होता है। पर मेल्स के केस में ये 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और एक्सटेंड होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द पेनिस। पेनिस तक ये एक्सटेंड होता है, और पेनिस में ये ओपन होके उसकी टिप से, मतलब पेनिस की टिप्स पे ओपन होके बाहर निकल जाता है। ठीक है। द फीमेल यूरेथ्रा सर्व्स एज पैसेज वे फॉर यूरिन ओनली। तो हमारे जो फीमेल में है वो सिर्फ क्या पास करा रहा है, यूरिन पास कराएगा, पर मेल्स में वो दोनों चीज पास कराएगा, दैट इज सीमेन एज वेल एज यूरिन। तो मेल्स में ये दोनों का काम करेगा, सीमेन भी पास कराएगा, यूरिन भी पास कराएगा। बट फीमेल्स में ये हमारा क्या पास कराता है, सिर्फ यूरिन पास कराता है। अब
फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात कर ले, द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कैन बी स्टडीड इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप में पहला यूरिया बनना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, केमिकल स्टेप्स हैं इसमें, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इसमें मैकेनिकल स्टेप्स हैं। तो 2 मेजर स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बनेगा और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की बात करें तो लिवर में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होगा हमारा अमीनो एसिड्स का, ठीक है, और जो क्या रिलीज करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा। अब अमोनिया यहाँ पे क्या होगा, बेसिक नेचर ज्यादा है तो उसकी वजह से वो हाईली मतलब अमोनिया बेसिक है इसलिए वो हाईली टॉक्सिक है, और इट इज देयरफॉर क्विकली चेंज इनटू यूरिया बाय कंबाइनिंग विद CO2। ये तुरंत यूरिया में चेंज हो जाता है, जैसे ये जैसे कंबाइन होता है CO2 से कंबाइन होता है और यूरिया बन गया। फिर आया हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन के फॉर्मेशन के लिए भाई क्या करना है, तो जो हमारा ब्लड एंटर कर रहा है किडनी में उसमें बहुत ज्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम होगी। पर इट यूजुअली हैज अ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, उसके बाद पानी ज्यादा होगा, मिनरल सॉल्ट ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब भी ये किडनी से बाहर निकलेगा ब्लड वेसल, वो क्या होगा, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी किडनी में, हमारे किसमें, हमारा नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे बोमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको क्या बना देगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा। एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन वेस्ट are of no value to the body, so they are removed। तो रिमूव हो जाएंगे भाई। The blood carry the waste material like urea is brought about by the renal arterioles called afferent arterioles to the glomerulus। glomerulus में आएंगे, वो टफ्ट हमारा वो क्या बनते हैं, गुच्छा बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का, उधर आएंगे और उधर से वो वोमेन्स कैप्सूल में पास ऑन हो जाएंगे। चलो स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो हमारे जो ग्लोमेरुलस की वजह से होता है, ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल में होता है, ठीक। फिर दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इसी को क्या बोलते हैं, छोटा लिख रही हूँ सॉरी, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहाँ पे होगा ये, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और लास्ट है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कहाँ होगा, DCT में होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो इन द ग्लोमेरुलस मैकेनिकल फिल्ट्रेशन ऑफ और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स, तो हमारे जितने भी फिल्ट्रेट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में। और उसमें क्या होगा, वाटर and small solutes are filtrated by all solid and large molecules are retained। तो भाई छोटे छोटे सॉल्यूट्स और वाटर को क्या हो जाएगा, वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, वो आ जाएगा, और जो हमारे बाकी जो बचे हुए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे। ब्लड सेल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन फैट्स आर नॉट फिल्टर्ड इन हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं फिल्टर होते, बट अगर किसी की किडनी सही से काम नहीं कर रही है उनके में ये भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। द फिल्ट्रेट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्यूल्स कंटेन वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या क्या होगा, वाटर होगा, मिनरल सॉल्ट्स होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट होगा, अमीनो एसिड्स होगा और थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा। अब द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इन efferent arteriole because of the its narrow structure causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus। अब जो हमारा क्या बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल है, वो वहां पे क्या होता है, उसका ल्यूमेन छोटा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जितना भी फालतू का सबस्ट्रेट है वो कहाँ आ जाएगा, वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। देखो जैसे ये इसमें है कि ये जितना भी फालतू का सबस्ट्रेट है वो कहाँ आएगा, वोमेन्स कैप्सूल में आएगा। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दोनों फिल्ट्रेशन यही सेम है। So the blood proceeds away in efferent arteriole and relatively thick। तो जो ब्लड निकलेगा वो ज्यादा थिक होगा, ठीक है। In a normal adult about 120 ml of filtrate is formed in the kidney every minute। तो हर मिनट में 120 ml ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओवर 99% ऑफ इट्स इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी। तो अब हमारा पीसीटी 99% क्या कर लेगा, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगा। 120 बन रहा है, 120 का 99% होता है रीअब्सॉर्ब कर लिया। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन या ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, भाई नाम सेम ही है, कंफ्यूज ना होना,
ठीक है। इन अ नॉर्मल एडल्ट 120 ml ऑफ फिल्ट्रेट वर अलाउड टू पास आउट एज यूरिन। द बॉडी would lose far too much water and other useful substances and would soon be dehydrated। भाई बन तो 120 ml रहा है वो यूरिन, तो अब ये अगर इतना पूरा निकल गया, उसमें वाटर का कंटेंट बहुत होगा, उसमें ऐसी चीजें बहुत होंगी जिनका हमारी बॉडी में बहुत यूज है, तो अब उन सारी चीजों को वापस से क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेगा हमारा कौन, हमारा पीसीटी भाई, हमारा पीसीटी वापस से उसको क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। Thus, as the filtrate passes through the tubules, a selective reabsorption of useful materials occurs। तो हमारा क्या होगा, कुछ यूजफुल मटेरियल्स का सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। दिस मीन्स दैट यूजफुल मटेरियल्स आर टेकन बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ये क्या लिए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं। तो भाई देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कुछ मिनरल सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। एंड in a normal individual all of the glucose and amino acids are reabsorbed। जितना भाई ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स गया है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल में थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। इट टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसकी वजह से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। मतलब क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चीजें फ्लो हो रही हैं, तो क्या यूज होगा, इसमें एनर्जी भी यूज होगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वापस आ रहे हैं, देखो कैपिलरीज में वापस आ रहे हैं। सोडियम आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गया। भाई जितना ग्लूकोज जाता है उतना ग्लूकोज आ जाता है, जितना अमीनो एसिड जा रहा है उतना अमीनो एसिड आ जाएगा। ये देखो पहले है यहाँ सोडियम, फिर अमोनिया और ग्लूकोज। चलो अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करते हैं भाई। अब जो प्रोसेस है ये क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा होगा, रीअब्सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा होगा। अब ये इन दिस द पीसीटी removes waste material from the blood and passes these into the filtrate by the process of secretion। अब क्या होगा, जो पीसीटी ने फालतू का वो देखा है कि ये सारी चीजें फालतू हैं, ये डाल दो, ये डाल दो, वो डाल देती है। ठीक, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स हो गए जो हमारे इस प्रोसेस में रिमूव होने हैं। ठीक है, अब selective reabsorption होगा, selective reabsorption and tubular secretion helps to maintain proper acidic balance of the body। acidic balance और basic balance, acid base balance बना रहे हैं हमारी बॉडी का, वो कौन देखता है, हमारा selective reabsorption और tubular secretion। ठीक है, the filtrate left after the reabsorption and tubular secretion is called urine। तो ये जो फिल्ट्रेट रह गया है उसको क्या बोलोगे, यूरिन बोलोगे। ये हो गया हमारा यूरिन फॉर्मेशन। पहला क्या हुआ, पहला हमारा हुआ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, जितना निकलना था निकल गया भाई, बोमेंस कैप्सूल में भर गया। अब बोमेंस कैप्सूल से वो गया पीसीटी में, पीसीटी ने क्या करा भाई, यूजफुल सब्सटेंस वापस ले लिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब वापस ले लिया। अब उसके बाद जितना वाटर का ज्यादा कंटेंट था वो वापस ले लिया, और अब वो डीसीटी में गया। डीसीटी ने क्या करा भाई, मतलब देखा कि भाई बहुत फालतू की भी चीजें हैं, तो उसने वो पीसीटी ने क्या करा, वापस से वो फालतू की चीजें डाल दी हमारे किसमें, या हमारे जो फिल्ट्रेट है उसमें। अब ये जो फिल्ट्रेट बना है इसी को हम लोग बोलेंगे यूरिन, और ये यूरिन जाएगी हमारी कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट डिसॉल्व्ड। तो डिसॉल्व सॉलिड वेस्ट होते हैं। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम्स पर 100 ml शुड बी एज फॉलोज। वाटर कितना होना चाहिए, 93 to 93.3 ग्राम्स होना चाहिए। सोडियम सल्फेट कितना होना चाहिए, 3.16 ग्राम्स होना चाहिए। देन मिनरल, मतलब हमारा मिनरल सॉल्ट जो है मेनली क्या है, NaCl, वो कितना होना चाहिए, 1.8 ग्राम्स होना चाहिए। और अमोनियम फॉस्फेट कितना होना चाहिए, 1.65 ग्राम होना चाहिए। और यूरिया होना चाहिए 2 ग्राम। ठीक है, कुछ अदर नाइट्रोजनस बेस, थोड़ा सा अमोनिया और वो सारी चीजें वो होनी चाहिए 0.2 ग्राम्स। और टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 100 ml में ये पूरा 100 ग्राम्स होता है, जिसमें 93.3 ग्राम्स क्या होगा, वाटर होगा।
However, the composition of normal urine varies considerably, depends on several factors. कुछ factors पे dependent है. For instance, taking a protein-rich diet will result in more urea being present in the urine. तो अब जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारे यूरिन में यूरिया ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि बिकॉज प्रोटीन आर डीएमिनेटेड इन द लिवर विद सब्सिडियरी यूरिनरी फॉर्मेशन. तो यूरिया का फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन टूटेंगे और क्या बनाएंगे, यूरिया बनाएंगे. इवन शुगर कैन अपीयर इन द ब्लड इन नॉर्मल पर्सन आफ्टर हैवी इनटेक. इफ other conditions are constant, a large intake of liquid or water rich food increases the volume of the water in the blood. अब शुगर ज्यादा खाया है तो शुगर होगा हमारे, मतलब हमारी यूरिन में शुगर का कंटेंट ज्यादा होगा. वाटर ज्यादा पिया है, वाटर रिच डाइट ज्यादा लिया तो उसमें क्या होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा. हेंस मोर यूरिन इज एक्सक्रीटेड. तो उससे क्या होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट होगी. This also happen in cold weather when sweat secretion is reduced. Similarly, if you take in salty food, the excess salt will be excreted in the body. तो तुम जान रहे हो हमारी बॉडी खुद ही कैपेबल है बहुत सारी चीजें को हटाने के, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से हटाने के. बट भाई हम लोग अगर हेल्दी खाना नहीं खाएंगे और क्या बोलते हैं हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कायदे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगी. ठीक है. Abnormal constituents of urine are found in certain diseases, for example in diabetes mellitus. तो हमारे जो diabetes mellitus है उसमें, ठीक है, जो यूरिन कंटेन क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंटेन करेगा. तो भाई रीएब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है. ठीक, दिस इज बिकॉज द बॉडी इज अनेबल टू स्टोर अप एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रही क्योंकि इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट नहीं हो रहा है. This may be due to the inability of the pancreas to secrete insulin. इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट नहीं हो रहा है इसलिए वो किस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. अब ये लास्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन. पहले हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी पढ़ते थे पर अब वो हट गया है सिलेबस से तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑस्मोरेगुलेशन हम लोग ने पढ़ा है कि भाई जो हमारी बॉडी में बैलेंस होगा आयंस का और हमारे वाटर का बैलेंस रहे हमारी बॉडी में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है. तो जो हमारी किडनी है वो एक हमारा क्या है, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है. तो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट कांस्टेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. हम लोग ने पढ़ा है, इसी को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. और जो हमारी किडनी है इन एडिशन टू एक्सक्रीट फंक्शंस आल्सो एक्ट एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. तो हमारी किडनी क्या करती है, यूरिन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करती है. ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड इज डिफरेंट, water diffuses from the lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. तो अब क्या होगा भैया, टिश्यू और ब्लड के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होगा. तो वहां जहां कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वहां से वाटर निकलेगा और कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, जहां ज्यादा होगा वहां से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा हमारा जहां कम होगा. इट विल हैम्पर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी के नॉर्मल वर्किंग को भी ये क्या करता है, हैम्पर करता है. आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था भाई, पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ लेना. आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है. होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर. बाय बाय.